जब हम YouTube ऑन करते हैं तो अचानक कुछ थंबनेल दिखाई देते हैं। जैसा थंबनेल हम देखते हैं हमें लगता है ये सच हो सकता है, लेकिन हर एक थंबनेल की अपनी एक कहानी है और हर चैनल का अपना एक एजेंडा है। यानी सच क्या है इसमें हम उलझ जाते हैं। हालांकि सच का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, सच हमेशा नज़रिए और धारणा पर टिका होता है। इसीलिए आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट वार की, और इस वार में हम आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं पढ़ाएंगे बल्कि जानेंगे कि इस जंग के पीछे असली गेम या सच क्या है। क्या ईरान जीत रहा है, या फिर अमेरिका और इजराइल ही सच में जीत रहे हैं, या फिर ये कोई बहुत बड़ा खेल है जिसके पर्दे के पीछे की राजनीति आम आदमी की समझ से बाहर है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव चौधरी। आज बात करेंगे उस सवाल की जो इस वक्त पूरी दुनिया में हर किसी के जेहन में घूम रहा है। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला कर दिया था। सुप्रीम लीडर अली खामनेई की मौत भी हो चुकी है। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव पर गिर रही है और फारस की खाड़ी में कोई बड़ा युद्ध छिड़ने की आशंका भी पैदा हो गई है। तो शुरुआत करते हैं 28 फरवरी 2026 से, जहां से यह आरंभ हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोअरिंग लायन के तहत ईरान पर बम बरसाए। पहले ही हमले में अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मार गिराया। सतह पर देखने से लगा कि ईरान का अंत करीब है और ये युद्ध अब खत्म होने वाला है, यानी खामनेई खत्म, खेल खत्म। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब समझना ये है कि आखिर इस जंग में पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। इस युद्ध को समझने के लिए सबसे पहले दो तरह की सैन्य रणनीति को समझना होगा। पहली रणनीति है अमेरिका और इजराइल की। ये रणनीति होती है शॉक एंड अवे की, मतलब इतना भारी और तेज हमला करो कि दुश्मन सदमे में आ जाए, उसकी कमान व्यवस्था तहस नहस हो जाए और वह बिना ज़्यादा लड़े ही घुटने टिका दे। 28 फरवरी का हमला इसी का हिस्सा था। अमेरिका को उम्मीद थी कि खामनेई के मारे जाने के बाद ईरानी सिस्टम बिखर जाएगा और अंदरूनी विद्रोह देश में आरंभ हो जाएगा। एक तरह से वेनेजुएला जैसा मॉडल, जहां अमेरिका खुद नई सरकार तय कर सके। लेकिन दूसरी तरफ ईरान की भी रणनीति है, और ये रणनीति है वार ऑफ अट्रिशन, यानी कि घिसाव का युद्ध। यह कोई नई रणनीति नहीं है। ईरान ने इसे 1980 के दशक में इराक के खिलाफ 8-10 साल के युद्ध के दौरान सीखा था। इस रणनीति का सिद्धांत है सहनशीलता, यानी पहले झटके को सह लो, ताकत के बल पर नहीं बल्कि चालाकी से उसका जवाब दो। दुश्मन को थका दो, उसे हर मोर्चे पर हर रोज छोटे छोटे घाव दो, उसका खजाना खाली करो। अब आप समझ सकते हैं कि पिछले 2 हफ्तों से जो हो रहा है वो ईरान की यही पुरानी रणनीति है। अमेरिका चाहता था कि ये जंग 7 से 8 दिन में ख़त्म हो जाए, लेकिन अब ये तीसरे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका ने सोचा था कि ईरानी लीडर के मरते ही ईरानी फौज बिना सिर के चूहे की तरह इधर उधर भागेगी, लेकिन उल्टा हुआ। क्यों? क्योंकि ईरान ने पिछले कुछ सालों में अपनी रणनीति पूरी तरह बदल ली। उसने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को 31 इकाइयों में बांट दिया था, हर कमांडर को अपने क्षेत्र की आज़ादी। भले ही तेहरान का ढांचा तबाह हो जाए, लेकिन सिराज में बैठा कमांडर अपने स्तर पर फैसला ले सकता है। ये एक ऐसा हाइड्रा सिर है कि आप जितने काटोगे उतने ही निकल आएंगे। ईरान में ठीक यही हुआ। अमेरिका ने खामनेई को मारा, ईरान ने खामनेई की मौत को इस्लाम से जोड़ दिया, और ईरान के राष्ट्रपति ने इसे पूरी तरह मुस्लिम दुनिया पर इसे युद्ध की घोषणा बता दिया। हर ईरानी के लिए सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि उनका धार्मिक नेता मारा गया, उनका धार्मिक गुरु माना गया, और उनका धार्मिक और राष्ट्रीय कर्तव्य बन गया कि अमेरिका से इससे बदला ले। इजराइल की रणनीति इसमें क्या है, ये समझने के लिए हमें 1996 में लिखी गई एक रिपोर्ट पर जाना होगा, जिसका नाम था ए क्लीन ब्रेक। इस रिपोर्ट में इजराइल के लिए एक नई रणनीति का सुझाव दिया गया था, यानी शांति के लिए जमीन छोड़ने की बजाय पूरे क्षेत्र में अमेरिकी वर्चस्व के जरिए अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना। इस रिपोर्ट ने इराक पर हमले की नींव रखी थी। आज के संदर्भ में देखें तो इजराइल का मकसद सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना नहीं है, बल्कि उसका मकसद है अमेरिका को इस जंग में इस कदर उलझा देना कि वो वापस ही ना निकल सकें। कुछ विश्लेषकों की माने तो इजराइल ने जानबूझकर ऐसा माहौल बनाया जहां अमेरिका के पास या तो एक्सेलेरेट करने का विकल्प है या फिर अपमानित होने का। इजराइल चाहता है कि अमेरिका ईरान को पूरी तरह तोड़ दे, भूगोल और सत्ता बदल दे, भले ही इसके लिए अमेरिकी सैनिकों को जमीन पर उतरना पड़े। उसने पहले ही संकेत दे दिए थे कि युद्ध को बिना समय सीमा के जारी रखना चाहता है। यानी इजराइल चाहता है कि अमेरिका के बेड़े फारस की खाड़ी में लंबे समय तक
घेराबंदी किए खड़े रहे। अब इसमें एक और तीसरा खिलाड़ी है, अमेरिका। उसका भी अपना अलग गेम है, जिसकी मंशा इनसे थोड़ी अलग है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद कहा था कि जंग बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, क्योंकि निशाना बनाने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं। लेकिन क्या सच में ऐसा था? दरअसल अमेरिका एक संतुलित स्थिति हासिल करना चाहता है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान पूरी तरह बिखर जाए या वो सीरिया लीबिया जैसा वहाँ अराजकता का गढ़ बन जाए जहाँ से आतंकवाद पनपे। लेकिन वो ये भी नहीं चाहता कि ईरान इतना ताकतवर रहे कि तेल आपूर्ति में उसके आसपास भी कहीं फटक पाए। वो ईरान को इतना कमज़ोर करना चाहता है कि वो अपने बर्ताव में बदलाव लाए, सौदेबाजी की मेज पर आए और अमेरिका को ईरान के तेल भंडारों पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण सौंप दे। यही वजह है कि जहां इजराइल तेहरान में कमांड ढांचे को निशाना बना रहा है, वहीं अमेरिका दक्षिण में खारगागे आइलैंड जैसे तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहा है। ये तालमेल की कमी नहीं है, बल्कि दो अलग अलग नीतियों का एक नतीजा है। इस पूरे समीकरण में सबसे अहम भूमिका है खाड़ी देशों की और उनके पीछे खड़े चीन की। खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर बहुत मुश्किल में हैं। अमेरिकी ठिकाने ज़्यादातर उनके यहाँ हैं, लेकिन ईरानी मिसाइलें भी उनके यहाँ गिर रही है। ये जंग उनके यहाँ से तेल की आपूर्ति रोक सकती है। कतर के शेख ने साफ कहा है कि ईरान के राष्ट्रपति माफ़ी भी मांग रहे हैं, लेकिन फिर हमले कर रहे हैं। नतीजा, खाड़ी देश अब ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या अमेरिका सुरक्षा छत्र अब भी उतना ही मजबूत है जितना वो मानते थे। यानी अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या अमेरिका उनकी रक्षा कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर जवाब नहीं में है तो ये देश अपने बचाव के लिए नया गठबंधन तलाश करेंगे। लेकिन इस पूरे समीकरण में सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? वो होगा चीन को। चीन इस पूरे झगड़े में सबसे चतुर खिलाड़ी साबित हो सकता है। वही बैठा देख रहा है। अमेरिका पश्चिम एशिया में उलझा है तो हिंद प्रशांत में उसका ध्यान कम होगा, और दूसरी तरफ ईरान अपना तेल चीन को बेच रहा है। चीन को सस्ता तेल मिल रहा है और अमेरिका की सेना एक भंवर में फंस रही है। अब ऐसे में सवाल हो सकता है कि इन सब का अंत कैसे होगा। दरअसल इजराइल का एक सपना है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ईरान 9 करोड़ की आबादी वाला देश है, जिसकी सेना हर शहर में बिखरी है। भले ही सरकार गिर जाए, वहाँ के मिलिशिया के 1 करोड़ लोग लंबा गुरिल्ला युद्ध लड़ सकते हैं। ऐसे में ईरान अफगानिस्तान और इराक से भी बड़ा कब्रिस्तान बन सकता है, और ऐसा ही इजराइल चाहता है। दूसरा अंत है एक बड़ा सौदा। ये विकल्प अमेरिका और चीन को पसंद आ सकता है। जब सब थक जाए, तेल के दाम $150 प्रति बैरल पार कर जाए और दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी की कगार पर आ जाए, तो कोई ना कोई बिचौलिया, शायद चीन या ओमान, सामने आए। सौदा ये होगा कि ईरान यूरेनियम संवर्धन बंद कर दे, होर्मुज खोले, बदले में अमेरिका हमले रोके और प्रतिबंधों में ढील दे। लेकिन सवाल ये भी है कि भरोसा कैसे हो? अभी तो दोनों एक दूसरे को धोखेबाज समझ रहे हैं। इसका एक तीसरा अंत भी हो सकता है, वो है घिसाव का युद्ध। कह सकते हैं सबसे भयानक और सबसे संभावित युद्ध है। कोई नहीं हारा और कोई जीता नहीं, बस आग जलती रहेगी। ईरान हर हफ्ते इजराइल पर एक ड्रोन हमला करेगा। अमेरिका कभी कभी ईरान के किसी ठिकानों पर बम गिराएगा। हारमुज में हर महीने कोई ना कोई टकराव होगा। ये स्थिति सालों तक चल सकती है, ठीक वैसे ही जैसे ईरान इराक युद्ध में चली थी। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान दुनिया की अर्थव्यवस्था और आम लोगों का होता है। अब आते हैं सवाल पर कि ये युद्ध जीत कौन रहा है। तो इसका जवाब यह है कि फिलहाल कोई नहीं जीत रहा है। अमेरिका और इजराइल ने जो शॉक एंड अवे प्लान बनाया था वो फेल हो चुका है। ईरान ना सिर्फ खड़ा है बल्कि जवाब भी दे रहा है, लेकिन ईरान बुरी तरह घायल है। उसकी सेना और इकोनॉमी चरमरा रह गई है। वह भी ये जंग नहीं जीत सकता, बस इतना कर सकता है कि अमेरिका और इजराइल को भी इतनी आसानी से ना जीतने दे। यानी एक ऐसा खेल है जहां हर कोई हार रहा है, लेकिन हार मानने को कोई तैयार नहीं। ये ताकत का खेल नहीं है, ये सहन शक्ति का खेल है। देखना होगा वाशिंगटन की बेचैनी जीतेगी या तेहरान का खामनेई की शहादत का राग। असली जीत फिलहाल सिर्फ तेल की कीमतों की हो रही है। आगे देखना ये भी है कि अमेरिका अंत में क्या वही चाल चलता है जिसे वो हमेशा चलता है, यानी खुद पर एक बड़ा हमला करा लेता है और उसे बदले का नाम देकर उसी देश पर सबसे बड़ा हमला कर देता है। शायद ईरान में बहुत जल्दी कुछ ऐसा भी हो सकता है।